दलितों में भी दलित ये समाज आर्थिक विपन्नता की दलदल में फंसा है। सरकारी योजनाओं में बांध पीड़ितों के लिए पुनर्वसन की व्यवस्था होती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पुनर्वसन की आवश्यकता कभी किसी ने महसूस नहीं की। उच्च वर्णीय ब्राह्मणवादी मानसिकता, सामंती सोच विचार के लोग मानवीय आधार पर भी इन्हें कोई भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी महिला सिर पर ढोने की पद्धति आज भी अनेक महानगरों कस्बों में विद्यमान है। राज्यसभा लोकसभा अपने तमाम लोकतांत्रिक वादों के बाद भी महिला ढोने की प्रथा को बंद कराने और इस समाज के लोगों का पुनर्वास करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाने में नाकाम रही है। श्री एन.आर. मलकानी अपनी पुस्तक स्वच्छ लोक और अस्वच्छ देश में लिखते हैं, दूसरे देशों में न भंगी होते थे न अब है, लेकिन हम खुद भंगियों को नियुक्त करना चाहते हैं। हमारा दावा है कि हम ही दुनिया के सर्वाधिक साफ सुथरे इंसान हैं। हमारा अहंकार जितना महान है उतना ही हमारा पतन भी। सरकारी समितियों की वस्तुस्थिति का जिक्र करते हुए वे आगे कहते हैं, सरकारी समितियों की सिफारिशें अब महज पुराण पोथी बनकर रह गई है। सिफारिशें कार्यान्वित करने वाले अधिकारी ही बहाने बनाने में लगे होते हैं। पालिका प्रशासन ही क्यों, कामगार संगठन भी सिफारिशों को समेटकर रखने की प्रवृत्ति का तनिक भी विरोध नहीं करते हैं। प्रत्येक नगर पालिका में कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति प्रशासन जितना लापरवाह है, उसकी चर्चा करना भी प्रशासन को गवारा नहीं है। मैला ढोने वाली गाड़ियों को भरना खाली करना किसी नरक से कम नहीं है, और ये काम सभी शहरों में होता है। पुणे महापालिका में हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए डॉक्टर बाबा आढाव लिखते हैं, वहाँ ड्रेनेज मेंटेनेंस नाम का विभाग है। इस विभाग में निठल्ले लोगों की भर्ती की जाती है। अक्सर पालिका सभासद अपने पिट्ठू और चमचों को इसी विभाग में नौकरी दिलवाते हैं। ये सिफारिशी टट्टू सफाई कर्मी के रूप में नौकरी में आ जाते तो आज ये सिफारिशी टट्टू सफाई कर्मी के रूप में नौकरी में आ तो जाते हैं, पर मैले को हाथ नहीं लगाते हैं। उनकी राय से ये काम भंगियों को करना चाहिए। भंगी कामगार संगठन के लोग भी भंगियों के एकाधिकार के पेशाई महत्व को कम न होने देने के डर से अपना मुंह न खोलना ही बेहतर मानते हैं। ज़्यादातर नगरों में सफाई कार्य करने वाली इसी समाज से संबंधित है। उनके अपने संगठन है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर जैसी संस्थाएं है, आयोग है। वाल्मीकि समाज के संगठन है जो सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत समस्याएं जो कि त्यों है। इस समाज में अनपढ़, अशिक्षित, अर्धशिक्षित नेताओं की भी कमी नहीं है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं के पिछलग्गू बनकर छोटे मोटे हित साधने में लगे रहते हैं। समाज की मुक्ति और उसके विकास से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, नहीं उनके पास इस तरह की जानकारियाँ होती है। सामाजिक चेतना की भी इनमें कमी होती है। इस समाज के कुछ लोगों ने अपनी जीविका के लिए अन्य पेशे भी अपनाए हैं, लेकिन जातीयता की भावना वहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। नए लोग ही हीनता बोध से उबर पाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1818 द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1818 में जेम्स मिल वर्ण व्यवस्था का विवरण देते हुए लिखते हैं, हिंदुओं में जाति अन्य पराधीनता की विभीषिका किसी भी अन्य समाज की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक है। पृष्ठ 166। इस जातिजन्य पराधीनता की भावना ने हजारों साल से इस समाज का उत्पीड़न किया है, जिसने मानसिक दास्ता को सुदृढ़ किया है। डॉक्टर अंबेडकर शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करते हैं। अपनी पुस्तक हु वेर शूद्राज, शूद्र कौन थे, 1946 में ये मनोवृत्ति वाल्मीकि समाज में भी परिलक्षित होती है। इसी मनोवृत्ति के कारण इस समाज ने स्वयं अपने गोत्रों उपनामों में परिवर्तन संशोधन करना शुरू किया। शांति पर्व महाभारत में पैंजवन को शूद्र राजा कहा गया है। उसने यज्ञ किया था, जिसके कारण शूद्र को क्षत्रिय होने के प्रमाण के तौर पर मान लिया गया। इसी से ये स्थिति बनी। लेकिन
वाल्मीकि समाज की मूल समस्या अस्पृश्यता एवं विपन्नता, सामाजिक स्तर पर निकृष्टतम स्थान में कोई बदलाव या कोई समाधान होने की कोई प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। इससे समाज की मानसिकता में कोई बदलाव आने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। बदलाव के लिए संघर्ष और दास्ता से मुक्त होने का भाव पैदा होना जरूरी है। इस पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक उत्पीड़न, शोषण, दमन का विश्लेषण करना है, उसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आकलन करना है तथा उसके समक्ष खड़ी समस्याओं का विवेचन करना है। इस लंबे भीषण नारकीय दौर में उसकी उपलब्धियों, संघर्षों की खोज कर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जो भविष्य के अंधकार से उसे बाहर निकलने की प्रेरणा दे सके। इसके लिए ऐतिहासिक विवरण ही काफ़ी नहीं है, वर्तमान का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। आंकड़े, तथ्य अपर्याप्त है। स्रोत सामग्री तथ्यपरक उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक की सामग्री जिन पुस्तकों पर आधारित है उनकी मूल भावना को समझने का प्रयास किया गया है। पर्याप्त तथ्यों और आंकड़ों के अभाव में निश्चित तौर पर ये बताना कठिन है कि वाल्मीकि समाज और रामायण के रचयिता वाल्मीकि का परस्पर क्या रिश्ता है। अनुयायी होना या वंशज होना दोनों अलग है। सामाजिक संबंधों में उच्च जातियों से इनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समाज की धार्मिक पूजा पद्धति से जुड़ी मान्यताओं को भी रेखांकित किया गया है। वाल्मीकि समाज के गोत्र एकत्र करके एक सूची तैयार की गई है। स्रोत सामग्री का उपयोग करते हुए कई लंबे उद्धरण लेने पड़े हैं जो विश्लेषण के लिए जरूरी लगे। उन सभी लेखकों, विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी पुस्तकों, रचनाओं, वक्तव्यों, साक्षात्कारों से इस पुस्तक के लिए सामग्री और उद्धरण लिए हैं। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि वाल्मीकि समाज के विषय में ये अध्ययन केवल सफाई पेशे से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी वैधानिक व्यथा और प्रताड़नाओं की अटूट प्रथा तक जाता है, जिसका वे सदियों से शिकार रहे हैं। ब्राह्मणों ने धर्मसूत्रों, स्मृतियों, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों के माध्यम से ऐसी व्यथाओं और प्रताड़नाओं के विधान रच दिए कि ये समाज पृथक, भिन्न और अभिज्ञेय समुदाय के रूप में अपना अस्तित्व खो बैठा। ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्थाओं की कठोरताओं ने इन्हें इतना हेय बना दिया कि समाज में इनका स्थान जानवरों से भी नीचे चला गया। कालांतर में स्थिति इतनी चिंताजनक बन गई कि कहा जाने लगा कि न इनकी कोई सभ्यता है, न संस्कृति, न मान सम्मान और न कोई सामाजिक हैसियत। इस समाज पर शोध कार्य का अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए स्रोत सामग्री या आधार सामग्री का अभाव है। फिर भी अपनी क्षमताओं, सीमाओं के तहत उपलब्ध सामग्री को ढूंढकर खंगालने, विश्लेषण करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। प्रचलित मान्यताओं, किंवदंतियों को भी अनदेखा नहीं किया है। मेरा ये प्रयास कांटों पर या अंगारों पर चलने जैसा था, लेकिन कांटों की चुभन और अंगारों की जलन का एहसास मुझे बचपन से है। इस समाज की पीड़ा मेरी पूंजी है, कोश है, प्रेरणा है। मेरे इस अध्ययन को प्रस्तुत करने का यही एकमात्र औचित्य और उत्तरदायित्व है। न क्षणों में मेरी स्मृति में माता पिता, जो अब नहीं है, बार बार दस्तक दे रहे हैं। इस पुस्तक से मैं उन्हें जरा सी खुशी भी दे पाता, यदि उनके रहते लिख पाता, तो शायद उनके त्याग और आकांक्षाओं की एवज में उन्हें कुछ संतोष दे पाता, तो कितना अच्छा होता। प्रिय विजेंद्र घावरी का आभार व्यक्त करना जरूरी है, जिसने हमेशा सामग्री जुटाने में सहयोग दिया। सम्माननीय शिवबाबू मिश्र लगातार मेरा उत्साहवर्धन करते रहे, उनका भी आभारी हूँ। और अंत में चंदा, मेरी पत्नी, ने इस पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करते समय खराब स्वास्थ्य के बावजूद सहयोग दिया। उसके लिए आभार व्यक्त करना सिर्फ औपचारिकता होगी, पाठकों से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। ये पुस्तक अब उनके सामने है, जितना संभव था किया। अच्छा या बुरा निर्णय पाठकों पर। देहरादून, जनवरी 2006। ओम प्रकाश वाल्मीकि।